बच्चों आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 16 के कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन यानी Cl। आपने बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इन दिस कंपाउंड CaClO3 ट्वाइस, यानी इसमें ये जो Cl आ रहा है ना क्लोरीन यहाँ पर दिस वन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जी बच्चे। तो ये फार्मूला है उस कंपाउंड का। अब इसमें आपने बात को गौर से सुनना है। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ये जो 2 है ना, बल्कि ये पिछले चैप्टर की बात है, ये जो 2 है ना ये जाता है कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बनता है, और जो कैल्शियम के नीचे है कुछ भी नहीं मतलब 1 है वो जाता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा 2, ये 2 इधर जाएगा और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। और ये जो ClO3 है इसका टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 बनेगा, ये जो 1 जा रहा है। अब साथ में साइन देने की बारी। आपको पता है ना कैल्शियम 2 पॉजिटिव लेता है अपने साथ, तो फिर ये पूरा 1 नेगेटिव में लेगा। ठीक है, या -1 लिख लें, एक ही बात है। तो चलिए -1 लिख लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखें मुझे कैल्शियम से तो गर्ज ही नहीं ना, कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि मुझे निकालना है क्लोरीन का, और क्लोरीन इधर आ रहा है, यानी मैं सिर्फ इतने हिस्से के साथ आगे चलूँगा। ठीक है, सो अब ClO3 का होल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो तो है नहीं तो मैंने क्लोरीन ही लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे अगले स्टेप में। साथ में 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, और ये बराबर आएगा जो टोटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है ना उसके। यहाँ पर -1 है तो ये बराबर -1 के आएगा। ये रूल थे। ठीक है, अब देखें ये क्लोरीन है प्लस बच्चे ये 3 है, और साथ में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो कि आपको पता है -2 होता है, इक्वल के इस तरफ है -1। अब क्लोरीन 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, और इस तरफ है -1। तो बेटा -6 अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो प्लस में हो जाएगा ना। सो क्लोरीन बन जाएगा प्लस में 6 और -1 इधर पहले से मौजूद है। सो बच्चे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, प्लस में 5, और यही हमने निकालना था जी बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाउ कैन H2O2, ये जो H2O2 है इसका नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आपसे पूछा गया कि ये जो H2O2 है ना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, काम करता है। कैसे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा कंपाउंड होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर कोई चीज़ अपने अंदर ऑक्सीजन ले ले तो इट मीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी उनमें ऑक्सीजन ऐड करता है। तो अपने में से रिमूव ही करेगा ना, तो दूसरों में ऐड कर देगा। अब देखते हैं इसका जवाब। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16.2 है और उसका जवाब पढ़ना है हमने कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 ये बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन, दूसरों को ऑक्सीजन दे देता है, यानी अपने में से निकाल के। अब एग्जाम्पल से अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ये है H2O2 और ये कंपाउंड है PbO। ठीक है, अब आप गौर से देखना, इस H2O2 ने तब्दील होना है H2O में, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर 1 है, एक ऑक्सीजन जा रही है, निकल रही है, और इस कंपाउंड ने PbO ने तब्दील होना है PbO2 में, एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये जो कंपाउंड है ना PbO, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। करवा कौन रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन इसको दे रहा है ना, इसमें डाल रहा है। तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ।
क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा स्पीशी होता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है या दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करवाता है। सो PbO में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, करवा हाइड्रोजन परऑक्साइड रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, वाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कह रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं क्यों एट द इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड कैथोड के ऊपर, व्हेन आर डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर इलेक्ट्रोलाइज। मतलब सवाल को समझते हैं, आप NaCl के दो सॉल्यूशन बना लें, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी पतला सॉल्यूशन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, और एक कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी कम होगा और NaCl ज़्यादा होगा, ये कंसनट्रेटेड होता है। तो आपको डाइल्यूट में अलग प्रोडक्ट मिलेंगे अलग, और कंसनट्रेटेड में अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। जी बेटा देखें, अगर आप डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं ना, सो यू नो डाइल्यूट है यानी उसमें पानी बहुत ज़्यादा है ना, सो जो H2O है ना वो डोमिनेट करेगा। यानी डोमिनेट करने से मुराद है कि जो NaCl है वो तो थोड़ा है, डाइल्यूट में पानी ज़्यादा होता है ना, तो H2O डोमिनेट करेगा। तो H2O क्या बनेगा, आइंस में तब्दील होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो फिर आपको इलेक्ट्रोड्स के ऊपर यही मिलेंगे। कैसे, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो आपको पॉजिटिव हाइड्रोजन वहाँ पर जाता नज़र आएगा और वो जाकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर नेगेटिव OH जाएगा और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा। यानी अगर हम डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पर एनोड कैथोड पर आपको वाटर की चीज़ें मिलेंगी, वाटर में से निकली हाइड्रोजन गैस, वाटर में से निकली ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर आप लेते हैं कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, सो आपको कैथोड और एनोड के ऊपर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इस बार वाटर ने तो अपने आप को आयनाइज करना ही है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनना ही है, लेकिन साथ में NaCl भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, NaCl के तो सॉल्यूशन लिया ना, सो बेटा NaCl भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में तब्दील होगा। अब यहाँ पे कंपटीशन होना है दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव के दरमियान। अब दोनों पॉजिटिव में से कैथोड के ऊपर, यानी कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो कैथोड के ऊपर कौन जाता है, हाइड्रोजन ही जाती है। यहाँ पर देखा जाता है ना कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव में हाइड्रोजन ही यहाँ पर डोमिनेट करता है। सो कैथोड पर अभी भी हाइड्रोजन जा रही है, लेकिन एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसमें किसी ना किसी नेगेटिव ने जाना है। ठीक है, सो यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर बच्चे मैंने मिस्टेक की है, ये NaCl में ना Cl नेगेटिव पैदा होगा, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो अब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कंपटीशन होगा ना, सो एनोड पॉजिटिव पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, वो जीत जाता है, OH नेगेटिव नहीं। तो Cl नेगेटिव आपको मिलेगा क्लोरीन गैस की शक्ल में एनोड पे और कैथोड पे अलग। तो आप देख रहे हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में फ़र्क है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना एनोड कैथोड, उन पर प्रोडक्ट का फ़र्क होता है। जी बेटा, अब इसकी फ़ाइनल रीज़न क्या है इस सवाल की, ड्यू टू डिफरेंस इन आयन कंसनट्रेशन, आयन की कंसनट्रेशन में फ़र्क है, डिफरेंस है। अगर डाइल्यूट में देखें तो NaCl बहुत थोड़ा था तो वाटर ने डोमिनेट किया है, और कंसनट्रेटेड में NaCl ने भी डोमिनेट किया है। एंड डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन, और आयन का पोटेंशियल भी अलग होता है। पोटेंशियल जो मैं कह रहा था ना, इन दोनों में ये जीत जाएगा, तो ये उनका पोटेंशियल होता है, मतलब जाने का, ताकत का, कि किस में ज़्यादा ताकत है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वाई कोरोजन बिकम्स फास्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। कोरोजन मैंने एक पूरा टॉपिक, पूरा प्रोसेस आपको समझाया था, जिसकी एक सबसे कॉमन मिसाल होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन कहते हैं लोहे को, तो लोहे पर जंग लगना, ये कोरोजन की ही मिसाल है। तो आप देख रहे हो लोहे पर जंग लगना ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है जंग लगना रेनी सीज़न जब बारिशें हो रही होती हैं। ऐसा क्यों? जी बेटा देखिए, मैं आपको यहाँ पर ना कोरोजन के टॉपिक में ले आया,
और इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन एक मिसाल है। और रस्टिंग में हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें मेनली चाहिए, एक ऑक्सीजन का होना और वाटर मेन चीज़ है, वाटर का होना। तो अब आप देखते हो कि जब रेनी सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, तो पानी तो होगा, तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, और ये जो Fe आयरन है, लोहा है, इसका जंग लगने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। जी बेटा आंसर समझते हैं। हाई मॉइस्चर, मॉइस्चर पानी को ही कहते हैं ना, वाटर को ही कहते हैं, तो रेनी सीज़न में पानी ही तो होगा। सो हाई मॉइस्चर है जिससे इंक्रीज़ होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस करंट का गुजरना। सो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होनी है, इलेक्ट्रॉन का देना और लेना होना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा फिर फास्टली जो है ना कंडक्ट होते हैं, चार्जेस ज़्यादा मूव करते हैं, यानी प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो आप सिंपल याद रख लें, हाई मॉइस्चर से ये प्रोसेस तेज़ हो जाता है, करंट की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और प्रेजेंस होती है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाती है। और ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स स्पीड अप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इससे ये जो रिएक्शन है ये तेज़ हो जाता है। हैंस कोरोजन बिकम्स फास्टर, लिहाजा ये जो कोरोजन है, ये जो जंग लगना है, ये तेज़ हो जाता है इन रेनी सीज़न, बारिशों के मौसम में। जी बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इफ़ अ गल्वानिक सेल इज़ इस्टेब्लिश्ड, अगर आप गल्वानिक सेल बनाते हो बिटवीन Cu यानी कॉपर एंड Ag यानी सिल्वर, सो व्हाट रिएक्शंस डू यू एक्सपेक्ट, आप कौन से रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो एट द इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड कैथोड के ऊपर। जी बेटे तो हमने एक Cu कॉपर, देखें कॉपर Cu और Ag यानी सिल्वर के दरमियान गल्वानिक सेल बनाना ना, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। तो कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। सो देखें सिंस कॉपर Cu इज़ मोर रिएक्टिव दैन द सिल्वर Ag, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना, वो गल्वानिक सेल में एनोड का काम करती है। और यू नो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है। यानी इन दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। सो हमने देखा कि जो कॉपर है ना, ये तो बच्चे आपको बात याद रखनी पड़ेगी, जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, लिहाजा कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कॉपर पॉजिटिव आयन बन जाता है और साथ में वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे, लिहाजा कॉपर एनोड का काम करता है। और फिर ज़ाहिर है दूसरी जो चीज़ है सिल्वर Ag, वो कैथोड का काम करेगी। सो बेटा जो कैथोड है उस पर यही Ag पॉजिटिव की शक्ल में आता है, और कैथोड पर रिडक्शन होती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाना होता है। सो Ag पॉजिटिव अपने साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को मिला लेता है और वो Ag न्यूट्रल हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मिले तो वो न्यूट्रल ख़त्म हो गया। सो ये चीज़ आपने याद रखनी थी कि इलेक्ट्रोड्स पे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। सो एनोड पे होता है कॉपर का रिएक्शन और वो ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन का रिएक्शन और उसमें Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसी को तो रिडक्शन कहते हैं। जी बेटे मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पोरस पार्टीशन। पोरस कहते हैं सुराखों वाली, पार्टीशन कहते हैं दरमियान में एक दीवार कर देना, ठीक है। इन गल्वानिक सेल में दरमियान में हमने एक पोरस पार्टीशन डाल दी थी, रख दी थी, उसका क्या काम था। जी बेटा मैंने यहाँ पर गल्वानिक सेल की डायग्राम बनाई है जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। तो ये पोरस पार्टीशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और ये जो वाइट नहीं सारी की सारी एक पिलर सा है, ये है पोरस पार्टीशन। इसका काम भला क्या था, देखें इस सेल के दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला जो कि आपको लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है, और एक ये वाला जो कि डार्क ब्लू नज़र आ रहा है। बच्चे ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं ना, तो इन सॉल्यूशन या इन इलेक्ट्रोलाइट्स का आपस में मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हम ये पार्टीशन लगाते हैं। प्लस उसमें पोर्स, यानी उसको पोरस क्यों बनाते हैं, उसमें सुराख क्यों करते हैं, ताकि इस साइड के कुछ आयंस और इस साइड के कुछ आयंस आपस में ट्रैवल कर सकें, ठीक है। यानी हम ये नहीं चाहते
कि पूरा ही सॉल्यूशन या पूरा इलेक्ट्रोलाइट एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, इसलिए पार्टीशन डाली हमने। और पार्टीशन में पोर्स क्यों डाल दिए? ताकि कुछ आइंस का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो, वो भी ना रुक जाए, ऐसा भी ना हो। सो कहता है कि ये जो पोरस पार्टीशन है ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है। क्या भला? डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इस साइड और इस साइड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डायरेक्टली कहीं मिक्स अप ना हो जाएं, इसको रोकना है हमारी पोरस पार्टीशन ने। नंबर 2, अलाउ करती है, यानी इजाज़त देती है किस चीज़ को? मूवमेंट ऑफ आइंस को, कि कुछ आइंस इस साइड के इस साइड में जा सकते हैं, इतनी इजाज़त है। और कंप्लीट द सर्किट, बच्चे यहाँ से ही सर्किट जो ना कंप्लीट होता है। हमने अगर ये टॉपिक किसी बच्चे ने सुना है ना और वो अब एक्सरसाइज पे आया है तो उसको याद हो, पहले हमने ना एक ही सॉल्यूशन पे रिएक्शन किया था इस टॉपिक में, वो रिएक्शन ही ना हुआ था, करंट ही पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। सो हमें 2 सॉल्यूशन करने पड़े, फिर हमें 2 सॉल्यूशन में ये पार्टीशन भी लगानी पड़े, तो इसलिए कह रहा है कि कंप्लीट द सर्किट, यानी पार्टीशन से ही सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। जी बेटे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डू फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? हमने फ्यूल सेल्स भी पढ़े थे चैप्टर के अंदर और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना भी सीखा था। अब हमने ये देखना है कि वो कैसे पैदा करते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में हमने इसको समझना है। जी बेटे, मैं आपको पेज नंबर 46 पे ले आया और यहाँ पर फ्यूल सेल है। देखिए, हमने बेसिक बातें करनी है इस सवाल में, शॉर्ट करना है ना, तो एनोड की बात करते हैं और कैथोड की भी साथ ही। आपको याद होना चाहिए कि एनोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है। बेटा, कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, ये मैं बार बार इस चैप्टर में बता चुका हूँ, और एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं एनोड के ऊपर हाइड्रोजन आती है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो रहे हैं, या ये भी हाइड्रोजन है ना। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, तो हाइड्रोजन कर रही है ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर बचे, ठीक है। ये बात याद रखना है, यही सवाल मैं उधर लिखा हुआ है, जवाब मैं जाके आपको दिखाता हूँ। तो हाइड्रोजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, किधर? एनोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर बात करें तो कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन आती है और बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सो कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन रिडक्शन करती है, ये याद करो। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या पैदा होता है? सिर्फ वाटर, फ्यूल सेल में सिर्फ वाटर ही पैदा होता है। तो तीसरी बात क्या याद रहेगी आपको कि पूरे सेल में सिर्फ वाटर पैदा होता है। चौथी बात कि ये फ्यूल सेल है, यहाँ से करंट होता है, तो यहाँ पर जब यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कभी लूज़ हो रहे हैं कभी गेन हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ़्लो करते हैं इधर से, तो बेटा यहाँ से करंट पैदा होता है। ये चौथी बात है फ्यूल सेल की। कौन सी? एनोड के ऊपर हाइड्रोजन आती है, ऑक्सीडेशन करती है। कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन आती है, रिडक्शन करती है। ओवरऑल रिएक्शन में पानी पैदा होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जी बेटा, अब वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि फ्यूल सेल में पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी। चौथी बात यही थी ना कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है कैसे? थ्रू कंटिन्यूस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के रिडॉक्स कहते हैं। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, यानी रिडॉक्स हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो अभी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो देख कर आए हैं ना, सो ये फ्यूल सेल है। अब वही 4 बातें। नंबर 1, हाइड्रोजन करती है ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर, ऑक्सीजन करती है रिडक्शन कैथोड के ऊपर। ये बातें याद कंपेयर करो, पिछली मेरी वीडियो थोड़ी पीछे कर लो अगर जहन में नहीं ना है। नंबर 3, वाटर फॉर्म यानी बनता है, बाय प्रोडक्ट यानी आखिर में एक्स्ट्रा वाटर बन जाता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सर्किट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो ये आपका सवाल जवाब बन गया उसका। जी बेटा, अब आखिरी 16.8 सवाल है। हाउ कैन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बी कंपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो हमने जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ा ना, वो बेसिकली यही था, यानी हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। अब आपको पता है मेटल करते क्या हैं? मेटल अपने में से लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। लिहाजा अगर कोई मेटल बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते बड़ी आसानी के साथ, तो वो रिएक्टिविटी ज़्यादा रखता है, और अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे इतनी आसानी के साथ ना करे, तो उसकी रिएक्टिविटी कम है। इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी थी,
जी तो बेटा ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ पर हमारी बुक में गिवन है। तो हमने लिथियम को सबसे टॉप पे रखा है, यानी लिथियम अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है सबसे जल्दी। उसके बाद पोटाशियम है, फिर कैल्शियम है, यानी टॉप के ऊपर हमने किन को रखना है, जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब इस सारी लिस्ट में सबसे लिथियम टॉप पर है, और भी एलिमेंट होंगे, मेटल होंगे, हम इस लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो लिथियम सबसे टॉप के ऊपर आ रहा है, यानी सीरीज़ में सबसे टॉप पे कौन आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा मेटल्स में मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज़ कर सकता हो। जी बेटा देखें, मेटल्स हायर इन द सीरीज़, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हायर होंगे, ऊपर होंगे, और मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और रिएक्टिव मेटल कैसे हो सकते हैं, दे लूज़ इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली। मेटल रिएक्टिव होने का मतलब है कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। एंड कैन डिस्प्लेस मेटल्स बिलो देम फ्रॉम सोल्यूशन, और अगर कोई मेटल बिलो है, उनसे नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर सकता है सोल्यूशन में से। यानी जब रिएक्शन होता है ना, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होता है ना, वो नीचे वाले मेटल को लूज़ कर सकता है। जैसे सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है, अभी मैंने आपको दिखाया ना। सो लिथियम अपने में से जो नीचे होंगे उनको जल्दी जल्दी या इजीली रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। सो दस इसीलिए द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हेल्प्स कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये सीरीज़ हमारी हेल्प करती है कि हम कंपेयर करें रिएक्टिविटी, कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है।